क्या लगता है आपको जो देश के अंदर धरने प्रदर्शन जो चल रहे हैं, जो किसान सड़कों पर है, विद्यार्थी सड़कों पर है, जो कॉकरोच जनता पार्टी जंतर मंतर पर बैठी है, इन सब धरनों से कोई देश को, समाज को कोई दिशा मिलेगी या ये सिर्फ सब ऊर्जा का व्यय हो रहा है? क्योंकि जो कॉकरोच जनता पार्टी बैठी है उसके पास कोई विजन नहीं है, कोई उसके मसले नहीं है, कोई टॉपिक नहीं है। हवा में बनी हुई पार्टी हवा में ही गायब सी होती दिखाई दे रही है। वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, उससे भी क्या हासिल होगा? ये सब चर्चाएं आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। क्योंकि यदि धरने प्रदर्शन करने आप लगेंगे तो मुद्दों की कमी नहीं है आपके पास। आज जब आप पेट्रोल के अंदर इथेनॉल की मिलावट के ऊपर जब आवाज़ उठा रहे हैं, तो जो खाने के तेल के अंदर जो पाम ऑयल मिलाया जा रहा था उससे जो कैंसर हो रहा है, और जो पैक्ड फूड जितने भी दुकानों पर मिल रहे हैं उनके अंदर राइस ब्रान ऑयल, कॉटन सीड ऑयल जो मिलाया जा रहा है, जिसे खाकर बच्चे नपुंसक और बांझ हो रहे हैं, क्या उसके खिलाफ भी आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? उसके खिलाफ भी प्रदर्शन नहीं करना चाहिए? फिर आप उसके लिए भी प्रदर्शन कर सकते हैं जो 10 और 15 साल की गाड़ियाँ ये इम्पाउंड करने की बात कर रहे हैं। फिर कल को आप जो देश के अंदर खाद्य संकट भी आने वाला है, यूरिया और डीएपी की किल्लत के लिए, उसके लिए भी आप धरने प्रदर्शन कर सकते हैं। फिर जो नकली बीज, नकली दवाइयाँ और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। लेकिन क्या इनसे कुछ हासिल होने वाला है? क्या अपनी कोई व्यवस्था नहीं है? वो व्यवस्था कहाँ गई जो आज से 100 साल पहले चलती थी? हमारे बुजुर्ग कैसे जीवित रहते थे बिना सिस्टम के ऊपर निर्भर हुए? क्योंकि उन्हें पता था कि निर्भरता ही गुलामी है। निर्भरता यदि मजबूरी बन जाए तो वो गुलामी बन जाती है। ये आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। ये व्यवस्थाएं खराब होनी इनकी प्लानिंग का हिस्सा है। 2023 तक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाना इनकी प्लानिंग का हिस्सा है। 2017 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपने ट्विटर हैंडल पर बोला था कि बाय 2030 यू विल ओन नथिंग बट यू विल बी हैप्पी। आपका किसी भी चीज़ के ऊपर मालिकाना हक 2030 तक नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी आप खुश रहेंगे। तो खुश आप कैसे रहेंगे? खुश रहेंगे या तो नशे में या फिर गलतफहमी में। नशे की सप्लाई हर गांव के अंदर भरपूर मिल रही है। गांव के हर व्यक्ति को ये पता है कि नशा कहाँ मिलता है। तो क्या सिस्टम को इस बात का नहीं पता है? लेकिन वो बंद नहीं करेंगे। अपराध बढ़ता जा रहा है, नशा बढ़ता जा रहा है, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, व्यवस्थाएं खराब हो रही हैं। जो व्यवस्थाएं चल रही हैं वो डाउनफॉल की तरफ जा रही हैं। पिछले कुछ दशकों से आप सभी देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि व्यवस्थाएं जो हैं वो खराब हो रही हैं। यदि इन्हें कोई नहीं संभालेगा, क्योंकि सिस्टम इन्हें नहीं संभालेगा। जो सत्ता में है, जो एमएलए हैं, एमपी हैं, वो इन व्यवस्थाओं को ठीक नहीं करने वाले। इसकी जिम्मेदारी तो आपको ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि उनको यदि करना होता तो अब तक वो कर चुके होते। लेकिन आज अब तक कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट पिछले दशकों में हमें नहीं मिला है। इसका मतलब हमें ये समझ जाना चाहिए कि मोदी अगर इस्तीफ़ा दे भी देगा, धर्मेंद्र प्रधान यदि इस्तीफ़ा दे भी देगा, सत्ता यदि परिवर्तन हो भी जाएगी, तो भी समस्या का समाधान नहीं निकलेगा, क्योंकि समस्या सत्ता परिवर्तन से नहीं ठीक होगी। समस्या व्यवस्था में है। व्यवस्था हमें अपनी बनानी पड़ेगी। हमारी व्यवस्था कहाँ गई? एक चीज़ आप समझ लीजिए, ऊर्जा के मामले में, ईंधन के मामले में और जीवन से जल, जंगल, ज़मीन, इन सब जो जीवन से जुड़ी हुई बेसिक चीज़ें हैं, उनके मामले में हमें आज नहीं तो कल आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा। अपनी व्यवस्थाएँ बनानी पड़ेंगी। ये जो क्योंकि आपको तो इतना लगता है खाली केवल इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ इनको बेचनी है, इसीलिए पेट्रोल में ये इथेनॉल की जो मिलावट जो कर रहे हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बेचने के पीछे का षड्यंत्र क्या है? जो 370 का सेक्शन बी केवल हटा था, 370 पूरी नहीं हटी थी, जो कश्मीर से जो नाटक हुआ था। 370 के सेक्शन बी को हटाकर वहाँ से खनन करके जो लिथियम वहाँ मिला था वो एक्सट्रैक्ट करना था उनको। फिर वो जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ अब उनको बेचनी है, वो किस लिए इतनी उनको जल्दी हो रही है बेचने की? क्योंकि उनको कंट्रोल करना है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं उनके अंदर किल स्विच है। वो वहीं बैठे-बैठे उसको ऑपरेट कर सकते हैं। वहाँ से उसकी स्पीड कम कर सकते हैं, वहाँ से उसको बंद कर सकते हैं, और अगर चाहें तो उसको ब्लास्ट भी कर सकते हैं। ये एग्ज़ाम्पल आपने एक ई-रिक्शा का देखा होगा थोड़े दिन पहले। जो बच्चे जो थे वो मोबाइल ऐप से अपनी ई-रिक्शा को चलते-चलते बंद कर जाते थे। वो तो टोटल कंट्रोल आपको करना चाहते हैं। बैंकिंग सिस्टम भी क्रैश होगा, और जो पॉलिटिकल सिस्टम जो चल रहा है वो भी क्रैश होगा। पेट्रोल, डीज़ल की किल्लत भी आएगी, गैस की किल्लत भी आएगी। क्या आप इन परिस्थितियों के लिए तैयार हैं? यदि नहीं हैं, तो तैयारी कर लीजिए,
क्योंकि समय आ गया है, देश में इमरजेंसी कभी भी लग सकती है। और यदि आपको अभी भी लगता है कि कुछ नहीं है, सब चीज़ें नॉर्मल चल रही है, कोई और कुछ कर लेगा, तो फिर हम क्या ही कह सकते हैं। ये जो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ पॉल्यूशन नहीं करेंगी, लेकिन ये वो नहीं बता रहे, ये कॉमन सेंस हमारी कहाँ चली गई कि जितनी ऊर्जा ना इधर भी क्रिएटेड नॉर भी डिस्ट्रॉयड, ये सब ने बढ़ा है। जितना पोल्यूशन इलेक्ट्रिक गाड़ी, डीजल की गाड़ी और पेट्रोल की गाड़ी लाइफ टाइम में करती हैं, उतना तो इलेक्ट्रिक गाड़ी वो लिथियम को एक्सट्रैक्ट करने और इलेक्ट्रिक व्हीकल बनने में उतना पोल्यूशन ऑलरेडी हो जाता है जितना पेट्रोल और डीजल की गाड़ियाँ अपने लाइफ टाइम में करती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यदि आप देखेंगे, यदि 1 किलोमीटर आप साइकिल से ट्रैवल करते हैं और 1 किलोमीटर पैदल ट्रैवल कर ये सोचते हैं कि हमारा समय और एनर्जी बच गई है, तो साइकिल को बनाने में उतनी मेहनत, उतना समय, उतनी एनर्जी पहले ही लग चुकी है। मेरा कहना यह है, मेरी राय ये है कि 100 की स्पीड से यदि हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि विकास के नाम पर हमें विनाश परोसा जा रहा है। साइंस के नाम पर टेक्नोलॉजी में परोसी जा रही है। साइंस का मतलब होता है विज्ञान, विश्व के कल्याण के लिए ज्ञान। साइंस जो होती है वो सार्वभौमिक होती है, लेकिन टेक्नोलॉजी लोकल होती है हमेशा ही। जो ट्रैक्टर की टेक्नोलॉजी जो ये लेकर आए थे हमारे देश में, उसकी ज़रूरत क्यों थी हमें? उसकी हमें ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उसको मजबूरी बनाया गया हरित क्रांति ला करके। जो पेट्रोल और डीजल के जो कुएँ हैं, उनके ऊपर रॉकफेलर फाउंडेशन का कब्जा है पूरी दुनिया के अंदर। वहीं से जो एक्सट्रैक्ट करने के बाद एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो बचता है, उससे जो यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड्स बनते हैं, वो हमारे खेतों में डाले जाते हैं। उससे ज़मीन सख्त होती है, फिर वो बैलों से और पशुओं से नहीं जोती जाती। तो ये षड्यंत्र क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ट्रैक्टर एक प्लानिंग के तहत हमको दिया गया था? ये मशीनें, इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। सिस्टम के ऊपर से अपनी डिपेंडेंसी को हटा लीजिए। इनका कोई भरोसा नहीं है। ये कब ये हाथ खड़े कर कर ये कह दें कि हमारे पास खाद्य नहीं है, हमारे पास पेट्रोल भी नहीं है, डीजल भी नहीं है। और अगली कहानी सुनिए, जब आप यूरिया, डीएपी का जो भोजन करके बीमार होने के बाद जो दवाइयाँ लेते हैं, एलोपैथी के ड्रग्स जिनको बोलते हैं, वो भी उसी फाउंडेशन के, रॉकफेलर फाउंडेशन के। हरित क्रांति भी उसी फाउंडेशन की रिकमेंडेशन पर आई थी। ये सारा खेल एक ही जगह से ऑपरेट हो रहा है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो उनको दुनिया के अंदर स्थापित करना है, 2030 तक का उनका ये एजेंडा है। दो रास्ते यहाँ से मानवता के पास निकलते हैं। एक रास्ता है आज़ादी का, एक रास्ता है गुलामी का। एक रास्ता है टोटल कंट्रोल, टोटल सर्वेलेंस और सोशल क्रेडिट सिस्टम जो चाइना के अंदर चल रहा है। आप लास्ट में उनको बटन से चलाने हो, आपके RFID चिप लगानी है उनको। और यदि आज़ादी से आप जीना चाहते हैं, तो जिम्मेदारी तो दोस्तों लेनी पड़ेगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती, सभी व्यवस्थाएं अपने हाथ में फिर से लेनी पड़ेंगी। जो बाय डिफ़ॉल्ट नेचर ने हमें व्यवस्थाएं दी थी, वो हमें फिर से इस्टाब्लिश करनी पड़ेगी। 3,500 जनसंख्या है जिस गांव में मैं रहता हूँ, मोडाखेड़ा में, और 4,000 एकड़ भूमि है। हर गांव के पास भारत के अंदर जितनी जनसंख्या है उससे 100, 200, 500 किले ज़्यादा ज़मीन है। लेकिन फिर भी क्यों हर व्यक्ति गरीब और कर्जदार और ज़्यादातर लोग मतलब परेशान, डिप्रेशन, चिंता, ये सब क्यों हो रहा है? गांव का पैसा गांव के अंदर सीखना पड़ेगा। गांव के बच्चे गांव के लिए तैयार करने पड़ेंगे। जो शिक्षा पढ़ाई जा रही है स्कूलों में, वो किसी काम नहीं आ रही है। ये सब हमने देख लिया। आप किसी भी यदि नौकरी का यदि आप परसेंटेज निकाल कर देखेंगे, जितनी भर्तियां निकली है और जितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं, तो 0.1% निकल के आता है। 1% से ज़्यादा नौकरियां सिस्टम के पास नहीं है। हर हाथ को काम देने के लिए व्यवस्था गांव के अंदर ही बनानी पड़ेगी। अब ये आप देख लीजिए कि जब सभी व्यवस्थाएं खराब हो जाएंगी, सब ये चारों तरफ जब ये अफरा तफरी मची होगी, उसके बाद आप व्यवस्थाएं बनाने में लगेंगे या फिर पहले उस दिशा में काम करने के बारे में सोचेंगे? ये जो बच्चों को मोबाइल के अंदर पबजी जैसे जो गेम सिखाए जा रहे हैं, वो इंसानों को मारकर खुश होते हैं, खून को देखकर खुश होते हैं। नशा, जो बच्चा लगातार ज़्यादा मोबाइल यूज़ करता है, उसके दिमाग में डोपामाइन रिलीज होना बंद हो जाता है। तो लास्ट में उसको वो डोपामाइन जो खुशी जो मोबाइल जो स्क्रीन के एडिक्शन से मिली थी, वो उसको उतना ही डोपामाइन को रिलीज करवाने के लिए उसको आखिर में नशा करना पड़ेगा मजबूरी में। और नशा आप देख ही रहे हैं किस कदर बढ़ता जा रहा है। जो व्यवस्थाएं हैं वो खराब होती जा रही हैं। यदि इसको नहीं रोका गया,
मैं ये कह रहा हूँ कि यदि 100 की स्पीड से समाज गलत डायरेक्शन में जा रहा है, उससे बेहतर है कि 10 की स्पीड से ही यदि सही दिशा में चला जाए तो वो बेहतर होगा। वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्या पता कौन माई का लाल कौन योद्धा गाँव के लिए काम करना चाहता हो और वो निकल आए, क्योंकि व्यवस्थाएं तो बनानी पड़ेंगी। जहर मुक्त बिना जहर की खेती कैसे करनी है ये भी हमें सीखना पड़ेगा। अपना गाँव का जंगल फिर से हमें उगाना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल देकर मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अभी मैं कैलकुलेट कर रहा था ये कॉपी में, यदि 500 बच्चे किसी गांव से पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं और 5,000 रुपये यदि एवरेज हम फीस एक बच्चे की कैलकुलेट करके चलते हैं तो 25 लाख रुपया महीने का, लगभग 3 करोड़ रुपया साल का हम कुछ ही प्राइवेट स्कूल के मालिकों की जेब भर रहे हैं। लेकिन रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है? 5 साल के अंदर यदि 15 करोड़ रुपए गांव ने खर्च कर दिए तो रिजल्ट क्या मिला? क्या 500 के 500 बच्चों को रोजगार मिला? यदि नहीं मिला तो बैठकर चर्चा करनी पड़ेगी। वही 500 बच्चे यदि आप कैलकुलेट करेंगे, यदि गाँव उनकी व्यवस्था गाँव के अंदर करता है, जिन स्कूलों में वो पढ़ने जाते हैं ना, उन स्कूलों में 40 बच्चों पर 50 बच्चों पर एक टीचर है। लेकिन यदि 20 बच्चों के ऊपर भी हम एक टीचर अवेलेबल करवाएं तो 500 बच्चों के ऊपर यदि 25 टीचर, गांव के अंदर बच्चे बहुत है जो बेरोजगार हैं, उनको तो रोजगार मिलेगा। और यदि 10,000 रुपये वेतन का हम महीने की कैलकुलेट करके चलें तो जो 5,000 रुपये जो पर हेड जो फीस लग रही है बच्चों की, वो केवल 500 रुपये में काम चल जाता है। लेकिन बैठकर गांव चर्चा तो करें। गांव का पैसा गांव में कैसे रखना है ये सीखना पड़ेगा। स्वास्थ्य के नाम पर जो खर्चा हो रहा है वो अलग हो रहा है। न्याय के नाम पर जो गांव से पैसा जो बाहर जा रहा है वो भी रोकना पड़ेगा। खेती में जो खाद के लिए और बीजों के लिए निर्भरता उनके ऊपर से ख़त्म करनी पड़ेगी। अपने बीज बनाने पड़ेंगे, अपनी खाद बनानी पड़ेगी। यदि नहीं बनाएंगे तो गुलामी बस एक कदम दूर है। मर्जी आपकी है, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। यदि आज़ादी से आप अगली पीढ़ी को जीवन जीना सिखाना चाहते हैं तो जिम्मेदारी लेकर काम करना पड़ेगा। वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।